Good evening, all of you. Today we are going to learn about future indefinite tense. आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर हम किसी हिंदी सेंटेंस को देखें और उस हिंदी सेंटेंस या वाक्य के लास्ट में गा, गे, गी ये शब्द आए तो आप मान लीजिए जान जाइए कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो जिन वाक्यों के लास्ट में गा, गे, गी आए तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ये तो हिंदी में पहचान है इसकी। तो इसको बनाने का क्या रूल है, कैसे हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसका रूल है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। निगेटिव है तो नॉट हम लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब बात यह आती है कि विल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और सेल का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सब्जेक्ट अगर आई और वी हो, अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो हमें ये ध्यान देना है कि आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिंगुलर हों या प्लूरल हों, उन सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो केवल आई और वी ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, यू, दे और सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। तो अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब हम किसी चीज़ का संकुचन कर देते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जब हम कर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जब हम बनाएंगे विल और नॉट को जोड़ करके, तो इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं वंट। तो विल और नॉट को जब हम संकुचित करके बोलेंगे तो उसे वंट बोला जाता है, ना कि विलंट। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो ये विल नॉट का संकुचित रूप है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। जैसे डू नॉट का डोंट, इज नॉट का इजंट, वैसे ही विल नॉट का वंट होता है। जैसे ही वंट लर्न हिंदी टुमारो, तो इस तरह से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए, कोई भी अगर सेंटेंस है तो उस टेंस के 4 भाग होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो है वहाँ पर होते हैं। आइए देखते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट के जो टेंस हैं उनको हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे सीता राम पर हंसेगी, तो यहाँ पर सीता है सब्जेक्ट और उसका काम है हंसना, और हंसा किस पर जा रहा है, राम पर। तो सीता यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई और वी को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सीता विल लाफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट राम। तो सीता राम पर हंसेगी। वैसे ही हम आपको परेशान नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम और हमको वी बोला जाता है, तो सब्जेक्ट है वी। तो वी के साथ हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा वी शैल नॉट बॉदर यू, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो बॉदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है परेशान करना। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब जाते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। हमने जो यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है यह है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि प्रश्नवाचक तो है ही, साथ ही साथ उसमें
नहीं का प्रयोग भी किया गया है। तो ये है कि क्या कल उसका ऑपरेशन नहीं होगा। तो कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू हो तो हम वहाँ पर आए हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो क्या कल उसका ऑपरेशन नहीं होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा विल, सब्जेक्ट आएगा ही। विल ही नॉट अंडरगो एन ऑपरेशन टुमारो, क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट अंडरगो एन ऑपरेशन टुमारो। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट कर दिया। यहाँ पर एक लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं आपसे कब मिलूंगा। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या कंडीशन है, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कब हिंदी वाक्य के बीच में आया है। तो कोई प्रश्नवाचक शब्द अगर हिंदी वाक्य के बीच में आए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाई जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपसे कब मिलूंगा, तो कब की इंग्लिश बनी व्हेन। व्हेन शैल आई, देखो आई के साथ हमेशा ही शैल का प्रयोग होता है। तो इंटेरोगेटिव में व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। व्हेन शैल आई मीट यू, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये टेंस ज़रूर समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।